हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल एक बैलेंस शीट के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो आज हम जो है एक पूरी बैलेंस शीट की एक स्पेशल वीडियो जो है पूरी करेंगे, जिसमें मैं आपको जो बैलेंस शीट है पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक एक जो उसके लिए अंदर जो पॉइंट होते हैं वो एक एक आपको बारीकी से समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं आपको आने वाले टाइम में मदद करें। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट को स्टार्ट करने से पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि जो स्टेप्स होते हैं रिकॉर्डिंग या किसी भी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में वो कैसे जो है प्रोसेस की जाती है कोई भी ट्रांजैक्शन। क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो एकदम एंड प्रोसेस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। जो भी आपकी बैलेंस शीट जो भी आपकी जो कंपनी होती है, जैसे आपका जो ईयर एंडिंग होता है वो 31 मार्च होता है। तो अगर आपको बैलेंस शीट जो है वो आपको 31 मार्च को है तो आप उसको पोजीशन कहेंगे। मतलब ये कि अगर आपने कहीं पे सुना होगा कि जो बैलेंस शीट है वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो हमेशा पोजीशन बताती है कंपनी की उस पर्टिकुलर डेट पे क्या पोजीशन है, मतलब उस पर कितना डेट है, कितना उसके पास जो है एसेट पड़ा है, कितने उसके पास शेयर्स हैं, मतलब उसने जो कितने शेयर्स जो हैं वो इशू किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बैलेंस शीट बताती है, कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताती है। तो बैलेंस शीट को स्टार्ट करने से पहले हम जब देखेंगे वो देखेंगे कि जो कोई भी प्रोसेस जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो कैसे प्रोसेस से जाती है बैलेंस शीट तक। तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट द ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंटिंग द ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। जैसे पहला देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वाउचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। अब ये क्या मतलब है इसका, कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपको मैंने आपको पहले जैसे अगर आपने पहले वीडियोस देखी है मेरी डेबिट क्रेडिट रूल वाली, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जैसे जनरल एंट्रीज जो है वो हमें करनी होती है। तो जनरल एंट्रीज करने से पहले कि जनरल एंट्री किस पे बेस होगी वो हमें देखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने किसी को कोई अपनी जो है सेल की है, कोई अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम है जो मैंने किसी को सेल की है, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम होगी उसके लिए जो है मैं एक बिल जो है उस जिसको मैंने सेल की है उसके नाम पे इशू करूँगा। तो वो जो बिल होगा वो होगा हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर जो है जिसको बेस लेके हम जो है जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो जो ये पहला जो हमारा जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटिंग द ट्रांजैक्शन। वो यही है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की, जैसे परचेज की या सेल की, तो उस पे जो हम जो बिल जो है इशू करते हैं, अगर हमने सेल की है और अगर हम कोई परचेज करते हैं तो जो बिल हमें मिलता है वो सब जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो अब सेकंड जो स्टेप आता है वो है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जनरल। अब ये क्या है, जैसे मैंने आपको डेबिट क्रेडिट रूल वाली जो है वीडियो में बताया था कि हमें जो एंट्री करते हैं, तो जो पहला स्टेप था उसके बेस पे जो हम एंट्री करेंगे वो जो है ये सेकंड स्टेप में आ जाएगी, मतलब जनरल एंट्री। जैसे मैंने कोई चीज़ परचेज की थी तो जो मुझे बिल मिला, जैसे 10,000 की कोई आइटम थी जो मैंने परचेज की थी, जो मेरे बिजनेस में परचेजेस की कैटेगरी में आती है, तो मैं एंट्री करूँगा कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो ये एंट्री है ये बेस है बिल पे जो मुझे मिला था परचेज के टाइम पे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो हो गया वो हो गया बिल, और उसका जो सेकंड स्टेप है जनरल एंट्री, वो जो मैंने आपको भी बताई परचेज टू कैश। और जो थर्ड एंट्री आती है वो आता है पोस्टिंग टू जनरल एंट्री टू लेजर्स। तो लेजर क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं। मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में कि टी फॉर्मेट का एक लेजर होता है। जैसे मान के चलिए परचेज अकाउंट है ये परचेज अकाउंट, तो जो एंट्री मैंने की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वो एंट्री मुझे लेजर में पास करनी पड़ती है। तो लेजर में पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, टू कैश, यहाँ पे जो है 10,000 अमाउंट आ जाएगी। तो जो ये पहले हो गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसके बाद हो गया जनरल एंट्री जो होता है परचेज टू कैश, उसके बाद जो है वो परचेज टू कैश जो है वो हम लेजर अकाउंट में डालते हैं। अब लेजर अकाउंट में मैं आपको अभी जैसे जो हमारी वीडियो चल रही है वो बैलेंस शीट ही चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे परचेज अकाउंट में जो है मैंने कैश इधर डाल दिया है, वैसे ही अगर मैं इसको कैश अकाउंट बनाऊँ, मतलब कैश लेजर बनाऊँ अगर मैं, तो जो परचेजेस है वो मेरा यहाँ आ जाएगा बाय परचेजेस, यहाँ पे 10,000 अमाउंट आ जाएगी। मतलब ये कि जो एंट्रीज जो हमारी होती है लेजर अकाउंट में कभी सेम साइड में नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तो पहले डेबिट हुआ है तो दूसरा यहाँ पे अब ये कि क्रेडिट हो गया। तो एंट्री हमारी तभी सही होगी जब एक एंट्री डेबिट होगी, और मतलब एंट्री में एक जो है वो डेबिट होगा, एक होगा क्रेडिट होगा। तो मैंने आपको 3 स्टेप बता दिए हैं। सबसे पहले क्या है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बाद क्या है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के बाद लेजर, लेजर जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है, जैसे ये जो है ये परचेज अकाउंट है,
तो इसमें हम जो लास्ट में टोटलिंग करते हैं तो होता क्या है कि जो एंट्रीज हैं वो जरूरी नहीं है कि जो जितनी इस तरफ एंट्रीज जितनी अमाउंट इस तरफ आई है उतनी अमाउंट ही इस तरफ आई, तो दोनों जो है टोटल आपके मैच हो जाएं। तो ये ऐसे कोई रेयर सर्कमस्टांसिस में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका बैलेंस जो है मिसमैच ही होगा। तो जब मिसमैच होगा तो उसमें होगा क्या कि हो सकता है कि जो आपकी ये वाली साइड जो है डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा होगी। अगर ये डेबिट साइड आपकी ज़्यादा होती है तो आपके जो ये है इसे क्रेडिट ये जो है बैलेंस बन जाएगा यहाँ पे। वैसे ही अगर जो क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा होगी तो बैलेंस जो है वो यहाँ बन जाएगा। तो जो ये बैलेंस बनेंगे, जो एक इधर साइड जो बैलेंस बनेगा टू बैलेंस या फिर इधर साइड बनेगा टू बाय बैलेंस, तो ये बैलेंस जो है ये ट्रायल बैलेंस जो होता है, ट्रायल बैलेंस, ये जो है एक अकाउंट बनता है। उसमें जो है ये जो बैलेंस है ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं सारे लेजर्स होने के बाद। जितने भी लेजर्स जो है हम बनाते हैं उसका जितना जो भी हमारा जो है क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, चाहे वो डेबिट साइड का हो चाहे क्रेडिट साइड का हो, वो जो है हम लास्ट में ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देते हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के अंदर डालते हैं ये लास्ट में जाके बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप था ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या होता है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ भी, तो उसमें होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो ये जो है ये तीनों अकाउंट्स मिलके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। वैसे ही अगर आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है या फिर आप कैसे तो ट्रेडर्स है, ट्रेडर हो आप, ट्रेडर का मतलब ये कि आपने कहीं से परचेज करते हो और उसके बाद सेल कर देते हो, आपकी उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोसेस नहीं होती है, तो उसमें क्या है ट्रेडिंग अकाउंट फिर P&L अकाउंट फिर बैलेंस शीट ये बनती है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है। अब जो है अब स्टार्ट करते हैं हम बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट जो है मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि बैलेंस शीट जो है एक तो टी फॉर्मेट में होती है और एक वर्टिकल फॉर्मेट में होती है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट्स में होती है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो नॉन कंपनी जो इंडिविजुअल हो गए या फिर HUF हो गया, फर्म हो गई, उसमें जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट या फिर टी फॉर्मेट बोल सकते हैं, उस वो बनती है। और जब कंपनी का बात करें तो कंपनी के टाइम पे जो है वर्टिकल फॉर्मेट बनती है। और जो समझने के लिए जो मतलब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है जो आपके आगे जो पोस्ट कूलिंग जो काम आएगा वो जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट ही है। टी फॉर्मेट आप अगर वर्टिकल फॉर्मेट समझ जाएंगे तो टी फॉर्मेट आपको इजीली अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो है सबसे पहले हम वर्टिकल फॉर्मेट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वर्टिकल फॉर्मेट अपन स्टार्ट कैसे करते हैं कि नेम ऑफ द कंपनी आता है, उसके बाद बैलेंस शीट आता है एज ऑन। एज ऑन का मतलब ये कि आप किस डेट को बना रहे हो, मतलब एज ऑन 31 मार्च 2022 अगर इस साल की मान के चले अपने तो एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अब आपको सबसे पहले हेडिंग्स बता देता हूँ। हेडिंग्स क्या है, जैसे पर्टिकुलर्स हैं, उसके बाद नोट नंबर, फिर उसके बाद फिगर्स एट द एंड हो गया और द प्रीवियस ईयर हो गया, मतलब करंट ईयर हो गया, और उसके बाद प्रीवियस ईयर हो गया। तो इसमें क्या है, हमने 2 कॉलम बनाए हैं अमाउंट के। 2 कॉलम क्यों हैं, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं ज़्यादातर हम जो कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो लिस्टिंग कंपनीज के बारे में बात करते हैं। लिस्टेड कंपनीज का मतलब जो सेबी के अंदर लिस्टेड है। तो सेबी के अंदर लिस्टेड है, इसका मतलब ये है कि उन कंपनीज को क्वार्टरली जो है, क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने बाद पूरे साल में 4 बार उनको जो अपने अकाउंट्स हैं वो रिलीज करने पड़ते हैं हम जैसे लोगों के लिए। हम जैसे लोगों के लिए मतलब ये कि जैसे अगर आपने सुना होगा, हो सकता है आपके घर में भी कोई करता हो, कि जो शेयर्स में जो है डील करते हैं, स्टॉक्स में डील करते हैं, मतलब ये कि पैसा लगाते हैं शेयर्स के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। तो उसमें होता क्या है, जो कंपनी जो पर्सन होते हैं वो करते क्या हैं कि जैसे ही अगर कंपनी ने रिलीज़ किया कोई भी अपना एनुअल स्टेटमेंट, मतलब ये जो बैलेंस शीट रिलीज़ की, तो उसके बाद होता क्या है कि उस बैलेंस शीट को देख के, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग में कि जो बैलेंस शीट है वो पोजीशन देखने के लिए होती है कंपनी की। तो 3 महीने के बाद जो बैलेंस शीट जो कंपनी जो है वो रिलीज़ करती है, उसमें कंपनी जो है अपनी पोजीशन बताती है कि मेरे पास कितना डेट है और कितने मेरे पास जो है एसेट्स और खड़े हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो उसको बेस लेकर जितने भी एनालिस्ट होते हैं वो कंपनी के अंदर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है इसीलिए कंपनी जो कंपनीज के टाइम पे जो बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है उसमें दोनों कॉलम होते हैं, प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के, ताकि जो एनालिस्ट होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उस कंपनीज के शेयर्स जो पिछले परफॉर्मेंस को, पिछले साल की परफॉर्मेंस को और इस साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें और उसके बेस पे इन्वेस्ट कर सकें और फिर डिसीजन ले सकें इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। तो पहले ये दोनों जो अमाउंट्स के मैंने आपको बता दी हेडिंग्स का क्या मतलब है। पर्टिकुलर्स हो गया जिसमें जितने भी जैसे इक्विटी, लायबिलिटी और जो है शेयर होल्डर्स फंड और ये जो भी है हम नीचे लिखेंगे, तो ये पर्टिकुलर्स हो गया। अब नोट नंबर क्या है,
जैसे होता क्या है कि जो बैलेंस शीट जो बनती है वो बैलेंस शीट हमेशा हेडिंग वाइज बनती है। हेडिंग वाइज मतलब ये कि जैसे आप देखिए पहले जैसे लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखा हुआ है सब हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक और हेडिंग है, सब हेडिंग की सब हेडिंग है जिसमें शेयर कैपिटल लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल के अंदर भी जो है डिटेल होती है, वो है इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। तो कई तरीके के शेयर्स जो है कंपनी जो है इशू करती है, जो इशू करती है अपनी इक्विटी शेयर्स तो है जो मैंने बताया था कि डायरेक्ट ओनरशिप जिनके पास होती है उनको इशू करती है, और प्रेफरेंस शेयर्स जो है बाद में इशू करती है। तो जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होती हैं ये कभी भी जो है बैलेंस शीट में डायरेक्टली शो नहीं होते हैं, और मतलब जो डिटेल्स होती हैं जैसे अब मैं आपको बताऊंगा लायबिलिटीज हो गई, उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, उनकी भी सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग के बाद भी उनकी डिटेल होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कभी भी जो है बैलेंस शीट के अंदर पूरी तरह शो नहीं की जाती, क्योंकि क्या है कि जो इनकी डिटेल मतलब आपके लेवल पे अभी इतनी डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि इतना आपको अभी कोर्स के अंदर है नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब आप आगे लेवल पे जाओगे तो उसमें होता क्या है कि डिटेल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो बैलेंस शीट है वो 3-4 पेज तक अगर बढ़ जाएगी। इसलिए क्या है कि जो एनालिस्ट होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, उनको क्या है रीड करने में प्रॉब्लम आएगी और जो है सब कुछ होच-पोच हो जाएगा। इसलिए क्या है कि जो फॉर्मेट की जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट बनाया गया है उसमें यह है कि जो आपको डिटेल है वो लिमिटेड रखनी है अप फ्रंट में। मतलब स्टार्टिंग में जो आपका जो फॉर्मेट दिखेगा वो एकदम क्लीन दिखना चाहिए, उसके बाद जितनी भी उसके अंदर जो डिटेल है वो आपको एक अलग फॉर्मेट में मेन बैलेंस शीट के पीछे की तरफ दिखाना है। तो उसे हम नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। तो जैसे नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब ये हुआ कि एक शेयर होल्डर फंड है और जो उसका शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल एक नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो बैलेंस शीट के बाद अलग से अकाउंट बना दिया जाएगा, जिसको एक नंबर दे दिया जाएगा, हेडिंग दे दी जाएगी जैसे 1। तो जो है नोट नंबर जो है, नोट नंबर में उसके शेयर कैपिटल के सामने जो है बिल्कुल 1 लिख दिया जाएगा, ताकि जो है आप उसके रेफरेंस से ये देख सको कि शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो ये नोट नंबर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इक्विटी कौन होता है, जो कंपनीज के ओनर्स होते हैं उनका पैसा, और लायबिलिटीज वो जो कंपनीज के अदर देन ओनर्स, मतलब ये जो एक्सटर्नल जो जैसे बैंक हो गया या फिर कोई और इंडिविजुअल हो गया जिससे हमने पैसे उधार पे ले रखे हैं, तो वो लायबिलिटीज के अंदर आ जाते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया। उसके अंदर जो सब हेडिंग आती है वो होती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब ये कि लायबिलिटी के अलावा जो इक्विटी है उनका जो फंड है वो शेयर होल्डर्स फंड होता है। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो एक और सब हेडिंग आती है वो है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। अब आप मान के चलिए, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी जो है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इशू करती है इंडिविजुअल्स को, ताकि जो है कंपनी की ओनरशिप ले सके। वो मतलब ओनरशिप, कुछ ओनरशिप के लिए वो जो है पैसा देते हैं कंपनी को रन करने के लिए। मतलब ये कि मान लीजिए मैं अगर रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं इक्विटी शेयर जो है उस रिलायंस कंपनी का परचेज करूंगा स्टॉक मार्केट से। तो मान के चलिए मैंने 2000 का जो एक शेयर है कंपनी का वो मैंने परचेज किया। अब जो है कंपनी की जो ओनरशिप है, ऐसे नहीं कि कंपनी की पूरी ओनरशिप मेरे पास आ गई तो मैंने अगर शेयर अगर खरीद लिए हैं तो, लेकिन बात यह है कि जो कंपनी की जो शेयर्स होते हैं उनका बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप जो होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल के पास जाता है। मतलब ये कि एक शेयर जो है पता नहीं कितने 0.0000% का कुछ का जो होता है शेयर की वैल्यू असली में होती है। तो इसीलिए क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो है शेयर्स जो है वो ट्रेड होते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो ओनरशिप के वालों के लिए होता है और प्रेफरेंस शेयर अदर देन ओनरशिप वालों के लिए होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जैसे मान के चलिए कि मैंने अगर रिलायंस में, जैसे मैंने आपको बताया, रिलायंस में मैंने एक शेयर जो है इन्वेस्ट किया, तो जो है रिलायंस के पास एक मेरे नाम से एक शेयर जो है उनके दिखने लग जाएगा कि इसने परचेज किया है। तो मैं ओनर हो गया रिलायंस कंपनी का, लेकिन बहुत छोटे फ्रैक्शन के लिए जो है मैं ओनरशिप उसकी जो है रिलायंस की मैंने ले ली है। और प्रेफरेंस शेयर होते हैं अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब जो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल होता है वो जिसको मैंने कंपनी को पैसे दिए कि मुझे ये चाहिए, ये वाला शेयर चाहिए, आपका रिलायंस कंपनी का शेयर चाहिए। और जो रिजर्व एंड सरप्लस वो क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि जो फेयर वैल्यू जो होती है किसी भी शेयर की, जो जैसे फेयर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कंपनी जो अपनी बुक्स में जो लेके चलती है फेयर वैल्यू वो होती है 10 रुपये मान के चलिए। तो लेकिन जो है कभी भी शेयर मार्केट में आपने देखा होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है शेयर मार्केट की, तो कभी भी देखा होगा आपने कोई भी शेयर जो है 10 रुपये में कभी ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो 10 रुपये से बहुत ज़्यादा होती है। 10 रुपये सिर्फ उसका एक बेस प्राइस होता है, फेयर वैल्यू प्राइस होता है, उसका नॉमिनल वैल्यू प्राइस होता है, जो कंपनी ने बस अपनी बुक्स में दिखाने के लिए शो किया हुआ है कि 10 रुपये जो है हम अपना मान के चल रहे हैं कि नॉमिनल वैल्यू है।
लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू पे, बहुत प्रीमियम पे जो है इशू जो है होता है शेयर्स का। जैसे मान के चलिए अगर 10 रुपये का शेयर्स है, 10 रुपये का शेयर है रिलायंस का, और उसने 2000 में जो है 2000 छोड़िए, मान के चलिए कि 100 रुपये में जो है शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, मतलब 100 रुपये में जो है कंपनी जो है ऑफर कर रही है शेयर को। अब असली में वैल्यू जो है बुक्स में जो है वो फेयर वैल्यू जो उसकी 10 रुपये है, लेकिन 100 रुपये में जो है वो शेयर बिक रहा है। तो इसका मतलब ये कि 90 रुपये जो है वो प्रीमियम पे है, 90 रुपीज़ प्रीमियम पे वो ट्रेड हो रहा है। तो जो 90 रुपीज़ जो 10 रुपये के अलावा जो 90 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी कंपनी, वो 90 रुपीज़ वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डाल देगी। मतलब ये है कि जो 10 रुपये जो है जो फेयर वैल्यू थी वो तो शेयर कैपिटल के अंदर चली जाएगी, और जो बाकी के एक्स्ट्रा जो 90 रुपये जो कंपनी ने चार्ज किए थे वो रिजर्व एंड सरप्लस में चले जाएंगे। अभी रिजर्व एंड सरप्लस के रुपए जो होते हैं काम के आते हैं, ये एक रिटेन्ड अर्निंग होती है। मतलब ये कि जितने भी कंपनी ने पैसे कमाए, चाहे वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करके कमाए कि जैसे शेयर में ट्रेड करके, या फिर कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें जो प्रॉफिट कमाया, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग एंड P&L बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी उसने प्रॉफिट कमाया, जितना भी अपना प्रॉफिट और रिवेन्यू और खर्चा माइनस करके जो उनके पास लास्ट में बचा, वो सब क्या है, सब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाता है। रिजर्व्स मतलब जो प्रीमियम हो गया, सरप्लस का मतलब उसे हम अलग भाषा में प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट को अलग भाषा में जो सरप्लस बोलते हैं। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस जो हो गया वो हमारा एक हेडिंग हो गई, जिसके अंदर जो भी हमारा जो पैसा होता है जो हमने इधर उधर अलग अलग जो सोर्सेज से इकट्ठा किया है, जैसे शेयर बेच के या फिर प्रॉफिट कमा के, जो है वो सब हम एक इस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इकट्ठा करते हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या होता है कि अगर आपको कोई डिविडेंड इशू करना है तो वो भी इसके अंदर से हो जाता है। अगर कोई भी आपको आगे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी इसके अंदर से हो जाती है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस जो है एक फंड हो जाता है कंपनी का, जिसमें वो अपनी जितनी भी अर्निंग्स है वो रिटेन करके रखती है फ्यूचर पर्पजेज के लिए। फिर उसके बाद आता है मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, जैसे शेयर्स जो है कंपनी इशू करती है, वैसे ही शेयर वारंट्स होते हैं। शेयर वारंट्स क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है कंपनी का जो कंपनी इशू करती है किसी को भी, कि एक सर्टिफिकेट, जैसे आप मतलब ये मान के चलिए कि वो एक शेयर नहीं है। शेयर तो तब हो जाता है वो जब कंपनी आपने किसी शेयर परचेज किया और कंपनी ने आपको वो शेयर अलॉट कर दिए, मतलब आपके अकाउंट में वो शेयर दिखने लगे, तब वो होते हैं शेयर। लेकिन शेयर वारंट्स कब होते हैं कि जब शेयर जो है आपको अलॉट नहीं हुए, अलॉट करने से पहले कंपनी ने सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि कंपनी जो है फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट पे एक आपको जो है शेयर्स जो है वो इशू करेगी। तो शेयर वारंट्स वो होते हैं। तो मैंने अगर रिलायंस कंपनी के शेयर वारंट्स खरीदे हैं तो मैं कंपनी को पेमेंट कर दूंगा पहले, लेकिन अलॉटमेंट मुझे नहीं होगा, बस एक सर्टिफिकेट जो है शेयर वारंट जो है वो मुझे इशू कर दिया जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो अमाउंट होती है वो कभी भी शेयर कैपिटल के अंदर शो नहीं होती, क्योंकि क्या अभी तक उसके जो शेयर्स जो हैं जिस अमाउंट के अगेंस्ट में जो अमाउंट मुझे रिसीव हुई है, कंपनी को रिसीव हुई है, उसके अगेंस्ट में अभी तक जो है शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, इसलिए मैं शेयर कैपिटल में से शो नहीं करूंगा। लेकिन वो लाइबिलिटी है मेरी, क्योंकि वो पैसे मैंने लिए हैं लोगों से, कंपनी ने मतलब पैसे लिए हैं लोगों से शेयर वारंट के अगेंस्ट में, इसलिए मैं उसे लाइबिलिटी में, मतलब ये कि शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स के अंदर शो करता रहूंगा, जब तक जो है वो जो अलॉट नहीं होते हैं। अलॉट होते ही जो है ये ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर कैपिटल के अंदर। अब जो दूसरी हेडिंग आती है वो आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब जैसे शेयर वारंट थे वैसे ही आप मान के चलिए शेयर एप्लीकेशन वाली जो हेडिंग है ये है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे एक आप मान के चलिए प्रोसेस होता है, जैसे कंपनी अगर जैसे कभी कर रही है इशू, तो उसमें होगा क्या कि कंपनी जो है आपको सबसे पहले डिमांड करेगी आपसे कि एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब ये हुआ कि आप जो है कंपनी को एक अमाउंट मनी जो है वो जो भेजेंगे कंपनी को। अब कंपनी को भेजने के बाद होगा क्या कि कंपनी जैसे मान के चलिए 10 रुपए का जो शेयर है, 10 रुपए का कोई शेयर है जो कंपनी जो है ऑफर करना चाहती है पब्लिक को, और पब्लिक ने क्या किया है अब, और कंपनी ने जो है वो डिमांड किए हैं 2 रुपए पर शेयर एज ए एप्लीकेशन मनी। मतलब 10 रुपए में से जो है 2 रुपए जो है एप्लीकेशन मनी जो है कंपनी डिमांड कर रही है। तो जो 2 रुपए जो कंपनी डिमांड कर रही है वो एप्लीकेशन मनी जो है अलॉटमेंट से पहले होती है। मतलब क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी होती है, एप्लीकेशन मनी के बाद क्या होता है कि हर किसी के तो देखो अलॉट होता नहीं शेयर, क्योंकि क्या है शेयर होते हैं लिमिटेड, और जो पब्लिक होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे मान के चलिए कि कंपनी शेयर तो इशू करना चाहती है 1 लाख, लेकिन जो अप्लाई करने वाले हैं वो है 10 लाख, तो हर किसी को जो है शेयर अलॉट नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि 10 लाख अगर जो है पब्लिक जो है पूरी की पूरी 10 लाख जो कंपनी 10 लाख जो पब्लिक पीपल्स हैं जो इशू कर मतलब शेयर जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो वो 10 लाख इंटू 2 मतलब 2 रुपये जो है पर शेयर जो है वो भेजेंगे कंपनी को कि उनकी जो है एप्लीकेशन ले ली जाए।
लेकिन कंपनी क्या करती है, उस 10 लाख में से रैंडम बेसिस में 1 लाख जो है एप्लीकेशंस जो हैं वो सेलेक्ट करती है। तो 1 लाख जो शेयर्स उन्होंने जो सेलेक्ट की हैं, वो जो 1 लाख पे 2 रुपये के हिसाब से, मतलब ये हुआ कि जो 2 लाख रुपए जो कंपनी ने मतलब एप्लीकेशन के अगेंस्ट में सेलेक्ट किए हैं, वो जो है सारे के सारे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में डाल देगी। और जो बाकी बचे जो मतलब बचे जो कितने हुए, 10 लाख थे, 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख के करने थे, तो जो बचे थे 9 लाख, 9 लाख 2 करेंगे 18 लाख, तो जो 18 लाख थे वो कंपनी जो है उनको वापस लौटा देगी। तो अब होगा क्या, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव की और उसमें से जब उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि 1 लाख जो है हमें शेयर्स जो हैं ये इनको अलॉट करना है, तो अलॉट करने से पहले जो जो मनी उनके पास कंपनी के पास है, मतलब 1 लाख इंटू 2 रुपीज़ मतलब 2 लाख, वो जो है कंपनी एक बार सेट असाइड कर देगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, जब तक उनकी अलॉटमेंट नहीं हो जाती। अब जब जैसे ही अलॉटमेंट होगी, कंपनी जो है उनको शेयर होल्डर्स फंड में ट्रांसफर कर देगी, जैसे शेयर वारंट के टाइम पे था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होते हैं कि जो 1 साल के अंदर पेबल नहीं है। जैसे मान के चलिए कि मैंने, अगर कंपनी है, कंपनी ने कोई बोरोइंग्स की है, मतलब कोई लोन लिया है बैंक से, और वो जो लोन है वो मान के चलिए रीपेबल होगा 5 साल के बाद, मतलब 5 साल के बाद उसकी पेमेंट जो है कंपनी को, बैंक को वापस देनी पड़ेगी। तब क्या है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाता है। मतलब ये कि जब 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के अंदर आपको पेमेंट करनी है किसी भी लोन की वापस, तब वो लॉन्ग टर्म में आएगा। और अगर 1 साल के अंदर करनी है, अगर 1 साल से ज़्यादा करनी है तो वो आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर, और 1 साल से कम के टाइम के अंदर करनी है या फिर 1 साल तक के अंदर करनी है, तब वो आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब जो डेफर टैक्स लायबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ये अभी आप नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट कह सकते हो आप। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती हैं? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है, वैसे तो क्या है, इसकी कोई मतलब आपको डिफाइंड आपको एक लिस्ट नहीं मिलेगी किसी भी हेडिंग की कि भाई ये पॉइंट जो है इसके अंदर आएंगे। तो ये जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो होती है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो होती हैं, वो आप मान के चल सकते हैं कि अगर कंपनी जो है वो कोई डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट करती है किसी बाहर वाली पार्टी से। जैसे मान के चलिए कि मैं एक पार्टी हूँ जो कंपनी को डिपॉजिट्स देती है, जैसे बैंक के तौर पे मान लीजिए, बैंक अगर बैंकिंग कंपनी है, तो अदर देन बैंकिंग कंपनी है, जैसे उनको जिनका बिजनेस नहीं है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, तो मैंने उनको अगर जो है डिपॉजिट दिया ताकि मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल सके, तो वो जो है उनकी लायबिलिटी साइड में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की तरह शो होगी। मतलब डिपॉजिट्स फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, ऐसे कुछ करे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब डिपॉजिट, ओनली डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आप डिपॉजिट शो करेंगे कि आपने मतलब कंपनी ने किसी बाहर वाली पार्टी से एक जो अमाउंट है वो एज ए डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट की है, जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट दे रही है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो है, जो भी एसेट्स जो हैं, जो जिसका वियर टियर हो रहा है, तो जो अमाउंट से वो घट रही है, जो उसकी वैल्यू जो है जिस अमाउंट से घट रही है, वो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जो टोटल अमाउंट होती है वो जो एसेट साइड में जो आपकी बैलेंस शीट शो हो रही है, बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड में जो आपकी मशीनरी शो हो रही है, उसमें से वो अमाउंट घट के जो लायबिलिटी साइड है उसमें जो अमाउंट है वो शो होने लग जाती है। और जो अब बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में होता क्या है, उसकी भी सब हेडिंग होती है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जैसे ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 साल से ज़्यादा जब आपको कोई भी अमाउंट जो है वो रीपेमेंट करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कौन सी हो जाएगी? उसका उल्टा, कि जो आपको पेमेंट जो है 1 साल के अंदर या 1 साल तक के अंदर सारी की सारी आपको पेमेंट जो भी करनी है, जितना भी आपका लोन है, कुछ भी है, वो सब आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर शो होगी। वैसे ही ट्रेड पेबल्स होता क्या है, जो आपकी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपकी लायबिलिटी होती है वो ट्रेड पेबल्स में आती है। अब ट्रेड पेबल्स में क्या है, ट्रेड क्रेडिटर्स आते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जैसे परचेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने कोई परचेज किया है जिसका आपने जो पेमेंट है वो आपने अभी तक नहीं की है। जैसे मान के चलिए ए से मैंने जो है कोई परचेज की थी और वो जो है ए को मैंने अभी तक आपको ए को जो है अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, तो ए जो है वो मेरी ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर जो है वो शो होने लग जाएगा। और बिल्स पेबल क्या होते हैं? जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं उसमें ही वैसे ही बिल्स पेबल होते हैं। बिल्स पेबल का मतलब ये कि मैंने अगर कोई भी परचेज की है किसी पर्सन से, तो उसके केस में होगा क्या कि एक जो बिल है, एक कॉन्सेप्ट है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये जो है आगे आपके जो टॉपिक्स आएंगे उसमें डिटेल में समझा जाएगा।
लेकिन जो भी आपको अभी वैसे आइडिया दे देता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें क्या है, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है। ड्रॉअर और ड्रॉई ये भी आपको बाद में बताऊंगा। मतलब आप मान के चलिए कि एक तो वो होता है जिसको पैसे लेने हैं और एक वो होता है जिसको पैसे देने हैं। तो जो है एक बिल जो है, एक जो सर्टिफिकेट है, उसमें वो दोनों पार्टीज एंटर होती हैं, जिसमें क्या है एक ये वादा किया जाता है कि जो देने वाला है वो पैसे इस डेट को आके पैसे देगा। तो जो है ये एक सर्टिफिकेट जो है वो बनता है, उसमें पैसे लेने देने की जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखी जाती हैं। तो वो भी ट्रेड पेबल्स के अंदर आता है। अब अदर करंट लायबिलिटीज कौन सी हो गई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सी हो गए? जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई एक्सपेंस ऐसे किया, जैसे मान के चलिए एग्जांपल के लिए स्टेशनरी का खर्चा। स्टेशनरी का कोई खर्चा था जो नॉर्मली आपको P&L में दिखता है। जो भी खर्चे होते हैं स्टेशनरी की, कंपनी के बहुत खर्चे होते हैं स्टेशनरी के, तो वो आपको P&L में दिखेंगे। तो जो स्टेशनरी का खर्चा होता है कि वो अगर कंपनी ने टाइम पे नहीं किया है, मतलब स्टेशनरी लेते टाइम अगर कंपनी ने पे नहीं किया है, तो वो जो है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब ये कि मेरा खर्चा जो है वो मैंने इनकर कर लिया है, मतलब जो स्टेशनरी है वो मैं ला चुका हूँ अपने प्रेमाइसिस के अंदर, लेकिन जो खर्चा है जिसको जो स्टेशनरी का जो खर्चा था वो मैंने अभी तक पे नहीं किया है, तो वो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह शो होने लग जाएगा कि मुझे वो पैसे अभी पेमेंट करनी है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और वैसे ही अगर मैं मान के आपको बताऊं एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनकम ऐसी थी जो मैंने कमाई नहीं अभी तक, मतलब मैं एक फ्यूचर डेट को, मतलब मान के चलिए एग्जांपल के लिए अगर मंथ बाद जो है मैं कोई ऐसी इनकम जो है वो कमाने वाला हूँ, लेकिन एडवांस में किसी ने मेरे को वो इनकम जो है जो मैं कमाने वाला हूँ एडवांस में ही मेरे अकाउंट में डाल दी। तो वो होगा क्या कि एडवांस में मेरे अकाउंट में डाल दी और मैंने अभी तक उसे अर्न नहीं किया, तो मैं उसे अभी तक अपनी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मैं अभी तक उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा। तो जो प्रेजेंटेशन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से मुझे उसे, जब तक मैं उसे अर्न ना कर लूँ, उसे मुझे लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा। लायबिलिटी का मतलब ये कि मुझे ये पैसे वापस करने हैं, जब तक मैं अर्न ना कर लूँ तब तक ये पैसे मुझे वापस करने हैं, तो इसलिए मैं उसे अदर करंट लायबिलिटीज में शो करूंगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से हो गए? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जैसे क्रेडिटर होते हैं। क्रेडिटर मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि क्रेडिटर क्या होता है कि मैंने कोई परचेज किया जिसके मैंने पैसे दिए नहीं, वैसे ही डेटर होते हैं जो आपको मैं अभी बैलेंस शीट में एसेट साइड वाली में बताऊंगा। डेटर में मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कोई सेल किया जिसके पैसे मुझे मिले नहीं अभी तक, तो मैं इसलिए उसे अपनी बुक्स में एज ए डेटर शो करता रहूंगा कि मुझे ये पैसे लेने हैं। तो जो डेटर होते हैं उसमें, अब जैसे आपने हो सकता है अगर आप में से किसी के घर के जैसे कोई शॉप्स वगैरह होंगी और उसमें जैसे हो सकता है अगर आपने अपने आप पेरेंट्स से पूछो आप, तो आपको पता लगेगा कि ऐसे उधारी पे अगर जैसे काम चलता है तो साल की एंड में आप देखोगे कि अगर आपने साल में 10,000 की अगर आपने मतलब उधारी करी तो उसमें से पूरे के पूरे आपको 10,000 की उधारी वापस नहीं मिलती है। मतलब ये कि 9,000 रुपये आपके पास वापस आते हैं, बाकी 1,000 रुपये आपके डूब जाते हैं। जनरली ऐसा बिजनेस में देखा गया है। तो फिर जो जो डूबता है जो पैसा उसे बैड डेट्स बोलते हैं, मतलब डेटर्स में जो पैसा डूब गया वो आपको बैड डेट्स बोलते हैं। तो होता क्या है, बिजनेसेस जो हैं उनको पता होता है कि जो खर्चा जो ऐसा कुछ ऐसे बैड डेट्स हमारे होंगे साल के एंड में, तो वो पहले से ही एक प्रोविजन बना के चलते हैं ताकि बाद में हमें दुख ना हो कि वो बैड डेट्स क्यों हुए। तो हम पहले से ही एक जो है हम एक प्रोविजन बना लेंगे कि हमारा जो है इतना जो है बैड डेट्स होने वाला है। तो एक जनरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं कंपनीज के लिए कि जैसे कंपनीज जो हैं वो इतने सालों से काम करके अब समझ जाती है कि हाँ भी मेरा हर साल जो है 10% का जो है बैड डेट्स तो होता ही होता है। तो टोटल अमाउंट जो टोटल डेटर्स की जो अमाउंट होती है उसको जो 10% है मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से उसे रिकॉग्नाइज करता रहता हूँ। तो वैसे ही क्या है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं वो यही है कि मैं उसको जो है एज ए वो प्रोविजन की तरह शो करते जा रहा हूँ उसके अंदर। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो यहाँ तक तो हमारी हो गई लायबिलिटी साइड पूरी। तो अब क्या होगा कि लायबिलिटी पूरी साइड पूरी होने के बाद, इक्विटी प्लस लायबिलिटी होने के बाद, तो आपको टोटलिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी एसेट साइड। एसेट साइड में आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की जो एक कैटेगरी होती है, टेंजिबल एसेट की कैटेगरी होती है, इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी होती है। तो जो टेंजिबल एसेट होते हैं उसका मतलब ये होता है जिसको हम छू सकते हैं, मतलब जिसको टच कर सकते हैं। जैसे मशीनरी हो गई, कोई फर्नीचर हो गया, तो जिसको हम टच कर सकते हैं वो हो गया, जिसको हम देख सकते हैं वो हो गया टेंजिबल एसेट। और जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं
फील करने का मतलब ये कि अगर आपके हो सकता है आपके मतलब आपके जिस सिटी में भी आप रह रहे हैं, आपके वहाँ पे एक हलवाई की दुकान होगी, हर किसी की सिटी में एक हलवाई की दुकान होती है जो फेमस होती है। तो उस हलवाई की जो दुकान होगी उसमें आप जाके देखोगे कि बहुत भीड़, ज़्यादा कितनी भीड़ जो है नॉर्मल दूसरी दुकानों से ज़्यादा उसकी हलवाई की दुकान पे जो है भीड़ होती है। तो आप फील कर पा रहे हैं कि जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो कितनी ज़्यादा है। तो जो फीलिंग है पॉपुलैरिटी की, मतलब ये कि उसकी इंसान की जो उस का नाम जो है उसका, उसकी जो है पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। वो पॉपुलैरिटी को हम अपने अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं, गुडविल। तो इनटेंजिबल एसेट जो होता है वो हम उसे फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो एग्जांपल यहाँ पे है गुडविल, कि अगर कोई भी ऐसी शॉप जो दूसरी वैसी कैटेगरी की शॉप से ज़्यादा चलती है, तो जो भीड़ अगर उस शॉप पे ज़्यादा आ रही है तो उसके नाम की वजह से आ रही है। क्योंकि अगर मान के चले से अपने ऊपर बोलते हैं कि सिंस 1947, सिंस 1999, पता नहीं ऐसे कुछ कितनी सारी जो है शॉप्स वगैरह जो है मर्सिडीज में होती हैं। तो जो ये जो नाम है उनका, जो उनको एक एज दे रहा है कंपटीशन में, तो जो है वो होता है गुडविल। तो वो हम इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर शो करते हैं। अब आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब कोई भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी ऐसे मशीनरी थी या फिर कोई भी ऐसा फर्नीचर था जिसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो वो अभी तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। मतलब रिकॉग्नाइज कब होता है बैलेंस शीट में, जब वो बैलेंस शीट वाली डेट पे जो है वो चीज़ रेडी टू यूज़ हो। मतलब ये कि मशीनरी जो है वो रेडी टू यूज़ हो, फर्नीचर जो है रेडी टू यूज़ हो। तो ये चीज़ें जो है जब रेडी टू यूज़ होगी या फिर बिल्डिंग वाले रेडी टू यूज़ हो, तब वो है बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज होगी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, टेंजिबल एसेट्स के अंदर। लेकिन वो अभी तक जो है रेडी टू यूज़ नहीं हुई है, मतलब वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, मतलब स्टेज जो है उसका भी पेंडिंग है, प्रोसेस में चल रही है वो। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रोसेस में चल रहा है वो कैपिटल इन प्रोग्रेस के नाम से फिक्स्ड एसेट्स के अंदर शो हुआ। अब वैसे ही जैसे फिक्स्ड जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, वैसे ही इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट सेम ही मान सकते हो कि जो कैटेगरी है वो सेम है, बस जो एसेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऊपर वाले में क्या था, टेंजिबल एसेट था, इसीलिए वो आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर डाल दिया है। अब ये जो है इनटेंजिबल एसेट है, मतलब जो कोई भी पेटेंट है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है वो अभी तक आपने रजिस्टर नहीं कराई है। मतलब कोई प्रोसेस चल रहा है ट्रेडमार्क का, जो रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस में अभी अटका हुआ है, अभी आपको अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, जो भी आपने अभी तक का जो खर्चा किया उस इंटेंजिबल एसेट पे, वो आप रिकॉग्नाइज कर लोगे एज ए इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में नाम से। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसे ऊपर जो फिक्स्ड एसेट्स थे या जो भी चीज़ें हैं वो सब भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आती है। कि जैसे नॉन करंट का असली में मतलब क्या होता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नॉन करंट का मतलब ये होता है कि 12 मंथ से ज़्यादा के बाद, 12 मंथ के बाद उसे अगर डील करना है हमें, तो वो नॉन करंट में आएगा। अगर हमें 12 मंथ के अंदर अंदर उसे डील करना है तो वो करंट में आएगा। तो ये जो नॉन करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये सेम वैसे ही होता है जो ऊपर मैंने आपको फिक्स्ड एसेट के अंदर बताया है, जैसे इंटेंजिबल एसेट या फिर टेंजिबल एसेट। तो जो भी इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने की है जो कि रिटर्न देगी मोर देन 1 ईयर में, मतलब कि एक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की है जो मुझे 1 से ज़्यादा साल के लिए रिटर्न पे रिटर्न दे रही है, या फिर रिटर्न जो है वो मुझे सीधा 5 साल के बाद मिलने वाला है, तो वो सब जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शो हुआ। डेफर्ड टैक्स एसेट, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था ऊपर, वो डेफर्ड टैक्स एसेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, दोनों साथ में बताऊंगा साथ में बताऊंगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है, जैसे ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कि बैंक से कंपनी ने जो है बोरोइंग्स की हुई है, तो वैसे ही क्या होता है लॉन्ग टर्म एडवांसेस होते हैं और लोन्स होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कंपनी बैंक को तो देने वाली नहीं लोन, भाई बैंक का काम होता है लोन देना, कि कंपनी लोन थोड़ी देगी बैंक को। तो कंपनी जो है लोन किसको देती है, जैसे अपने डायरेक्टर्स हो गए या फिर जैसे अपने एम्प्लॉयज़ हो गए, या और भी जो बाहर वाली पार्टीज हैं, आउटसाइड जो कंपनी है, आउटसाइड एंटिटी जो है काम करती है कोई पार्टी, या फिर कोई और कंपनी है जिसको एडवांस किया है। तो कोई भी ऐसा लोन जो कंपनी जो है किसी पार्टी को दे रही है, चाहे वो अंदर की पार्टी हो एंटिटी की या फिर आउटसाइड द एंटिटी कोई पार्टी हो, उस केस में अगर वो 12 मंथ से ज़्यादा का है तो वो सब जो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आएगा। अब जैसे अदर नॉन करंट एसेट का क्या मतलब हुआ, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट होता है, उसमें टेंजिबल एसेट आ जाते हैं, इनटेंजिबल एसेट आ जाते हैं। तो वैसे ही कोई डिफाइन नहीं है कि अदर नॉन करंट एसेट में क्या क्या आएगा, लेकिन फिर भी ऐसी मान के चलिए कि जो आइटम्स जो हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल में आ चुकी है, उसके अलावा जो भी नॉन करंट एसेट होंगे वो
अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। जैसे कोई वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल दीजिए, जो कि आप बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो इसके अंदर आ गई, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट हो गई लॉन्ग टर्म, वो इसके अंदर आ गई। तो ऐसी कोई भी जो चीज़ है जो ऊपर जो है शो नहीं हुई है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स के अंदर शो नहीं हुई है, वो आप नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो कर दीजिए। अब अगले जो आता है वो आता है करंट एसेट। करंट एसेट में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब ऊपर जैसे था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने बोला था कि 12 मंथ के बाद होता है, वैसे करंट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे देगी 1 साल के अंदर अंदर, तो वो जो है करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेंट्रीज क्या होती हैं कि अगर कंपनी जो ट्रेडिंग का काम कर रही है चाहे मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, उसके पास इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री। मतलब अगर आपकी शॉप है, जैसे आपको पता होगा अगर आपकी शॉप है तो आपके साल की स्टार्टिंग में आपके पास कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा होगा पहले से जो पिछले साल से आ रहा है, या फिर साल की एंड में आपको पता होगा कि मेरे पास ये स्टॉक है जो सेल नहीं हुआ अभी तक पड़ा है, जो अगले साल में ट्रांसफर होगा। तो ये जो स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ये जो है आता है। और अब क्या, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा कभी भी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस शीट है उसमें हमेशा क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस से जो है आया करते हैं बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस में जो है क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में होता गया है, जितने भी लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंसेस का मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर शो होगा, ओपनिंग जो है वो शो नहीं होगा। अब आया ट्रेड रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेबल था ऊपर, ट्रेड पेबल के अंदर वो जो 2 कैटेगरीज थी जिसमें था ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या होता है, एक तो होता है डेटर और एक होता है ट्रेड बिल्स रिसीवेबल। डेटर का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि कोई भी आपने सेल की जिसका पैसा आपको मिला नहीं है तो वो हो गया डेटर। और बिल रिसीवेबल में क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बिल बनता है ड्रॉवर और ड्रॉरी के बीच में, मतलब पैसे देने वाले के बीच में और पैसे लेने वाले के बीच में। तो जब जो है बिल्स पेबल जो है, अगर मान के चलिए कंपनी जो है, कंपनी ने कोई पैसा जो है अगर देना है तो वो हो जाएगा बिल्स पेबल। और कंपनी अब उस पोजीशन में है जिसमें कंपनी को पैसा लेना है तो वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। और अब आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है कि कैश हो गया, बैंक हो गया, कोई भी लिक्विड एसेट जो कंपनी कभी भी मतलब उसे लिक्विड कर सकती है। मतलब ये कि अगर मतलब 100% लिक्विड है जो एसेट, वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश जो है वो लिक्विड है कि आप कैश आपके हाथ में है। बैंक जो है वो भी लिक्विड है कि बैंक से जाके आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो एक्सट्रीम लिक्विड जो एसेट्स होती हैं वो सब उसके अंदर आती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने कोई भी जो है लोन दिया है अंदर वाली पार्टी को या बाहर वाली पार्टी को, जो रीपेबल होगा 12 महीने के बाद, तो वो हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और वैसे ही अगर जो 12 महीने के अंदर अंदर जो है पेबल हो जाएगा कंपनी को, तो वो जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होगा। तो अदर करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, जैसे करंट एसेट्स मैंने आपको ऊपर बताया कि स्टॉक होता है, डेटर होता है, शॉर्ट टर्म जो है लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं वो सब करंट एसेट हैं। वैसे ही जो कैटेगरी ऊपर जो आइटम जो है ऊपर आ गई हैं उसके अलावा जो कोई आइटम होंगी वो सब उसके अंदर अदर करंट एसेट्स के अंदर आ जाएगी। जैसे ये हुआ कि कोई भी एक्सपेंसेस जो आपने पहले पे कर दिया, जैसे ऊपर क्या था अदर करंट लायबिलिटीज में क्या था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया था, तो वैसे ही कोई भी अगर एक्सपेंस है जो आपने पहले पे कर दिया, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब खर्चा होने से पहले, जैसे स्टेशनरी का एग्जांपल पहले लिया था मैंने कि स्टेशनरी आप पहले ले आए लेकिन पेमेंट आपने बाद में की। वैसे ही मान के चलिए कि स्टेशनरी अभी तक आप लेके नहीं आए हैं लेकिन पेमेंट आपने पहले कर दी है, तो वो जो है आपकी डेबिट साइड में शो होता रहेगा, मतलब अदर करंट एसेट्स के अंदर शो होता रहेगा। वैसे ही जैसे अनअर्न्ड इनकम जो था पहले वो था, अब एक्रूड इनकम हो गया। अब एक्रूड इनकम मतलब क्या होता है कि आपने इनकम जो है वो अर्न तो कर ली है लेकिन आपको अभी तक उसका पैसा मिला नहीं है, तो वो भी इस अदर करंट एसेट्स के अंदर शो होता रहेगा। अब जो है बैलेंस शीट जो थी वो हमारी यहाँ तक ही थी टोटल। तो वर्टिकल बैलेंस शीट जो होती है और जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती है वो आइटम वाइज बिल्कुल सेम होती है। जो उसका जो बस प्रेजेंटेशन का जो डिफरेंस होता है वो होता है, और बाकी कुछ छोटा मोटा और डिफरेंस है जो मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वर्टिकल बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी 100% समझ में आ जाएगी। और अगर आप इसकी कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं खुद से कि आपको याद कैसे रहेगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कोई ऐसी ट्रिक ना बनाएं, क्योंकि क्या होता है कि इसका कोई फिक्स नहीं है, कोई भी आइटम जो है इसकी फिक्स नहीं है। इसे इतनी ज़्यादा जो है वास्ट है बैलेंस शीट, मतलब
कुछ भी जो है आपका जो जजमेंट है वो काम आएगा कि आप उस आइटम को जज कैसे कर रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए कोई आइटम है तो आपने अगर जज की वो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपने डाल दी, तो वो आपको जज करना पड़ेगा। वो जज कैसे होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मेन 4-5 जो हेडिंग होती है वो बस आपको याद करनी है कि जैसे इक्विटी लायबिलिटीज हो गई, उसमें शेयर होल्डर्स फंड हो गया, उसमें शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, मनी वारंट्स आते हैं। जैसे नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई, करंट लायबिलिटीज हो गई, फिर एसेट में जो है फिक्स्ड एसेट्स हो गए, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स हो गए, टेंजिबल इनटेंजिबल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, अदर करंट एसेट। ये जो चीज़ें हैं, जो 6-7 जो एक जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो बस आपको याद करनी है। उसके अंदर जो भी डिटेल है वो आपको जजमेंटल बेसिस पे खुद से ही आपको समझ के ये जो है डालनी पड़ेगी। आप इसको रट्टा नहीं मार सकते हैं। इसीलिए आपको करना क्या है, सिर्फ आपको जो मतलब याद करने वाली चीज़ है वो सिर्फ इतनी है कि आपको जो 6-7 जो मेन हेडिंग्स हैं वो आपको याद करनी है। अंदर की जो डिटेल है वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको अपने आप ही आपके दिमाग में डलती जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो चीज़ें। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है मेन, तो जैसे वी हैव टू प्रेजेंट ऑल द काउंट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द पेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसमें क्या टॉप टू बॉटम। तो जैसे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि इधर साइड तो बनता है लायबिलिटी, लेफ्ट साइड में बनता है लायबिलिटीज का, राइट साइड में बनता है एसेट्स का, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब ये कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो है एंट्रीज जा रही हैं, तो वो हो गया राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। और वैसे ही वर्टिकल में होता क्या है, टॉप टू बॉटम होता है कि उसमें क्या है कि एक जो है एक ही आपका जो अमाउंट ऑफ कॉलम है वो नीचे तक जा रहे हैं। मतलब सबसे पहले लायबिलिटीज की आपकी टोटल लायबिलिटीज तक गया, उसके बाद फिर एसेट से स्टार्ट हुआ, लास्ट तक चला गया। तो ये जो है टॉप टू बॉटम जो है बनती है। बेस ऑफ प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि साइड टू साइड बाय साइड होता है कि मतलब एक साइड लायबिलिटीज था, एक साइड एसेट था, वैसे ही इसमें टॉप टू बॉटम होता है वर्टिकल में कि ऊपर से भी नीचे तक। फिर नंबर ऑफ साइड्स होंगी, जो वर्टिकल होगी उसमें एक ही साइड होगी, जो मैंने आपको बताया कि एक साइड नीचे तक जाएगी, लास्ट तक लायबिलिटी पहले आ गई फिर एसेट पहले आ गई। और जो हॉरिजॉन्टल होगी उसमें 2 साइड साथ साथ चलती है, जैसे एक साइड लेफ्ट में तो चलेगी लायबिलिटीज और राइट में चलेगी एसेट। ये सब वही जो साइड शोज है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो हॉरिजॉन्टल वाली उसमें लेफ्ट में एसेट लेफ्ट में लायबिलिटीज आ गया, राइट में एसेट आ गया, और उसमें सिर्फ एक ही साइड होती है जिसमें पहले लायबिलिटी शो होती है उसके बाद एसेट शो होती है। पीरियड जो है वो मैंने आपको जो पहले स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि बैलेंस शीट स्टार्ट करने से पहले बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है उसमें सिर्फ जो है करंट ईयर जो है वो ही आप कवर करते हो, लेकिन जो वर्टिकल वाली होती है इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए, जो इन्वेस्टर्स के पर्पजेज के लिए जो है करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर जो है दोनों ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और कंपेरेटिविटी क्या है, जो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर बिकॉज इट इंक्लूड्स ओनली करंट ईयर। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो कंपेरेबल अगर करना इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें, तो कंपेरेबल का मतलब ये हुआ कि हम जो पिछले साल से इस साल में कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो कंपैरिजन तो तब करेंगे जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी। तो हॉरिजॉन्टल वाले में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्योंकि जो करंट ईयर की जो है सिर्फ वही अमाउंट जो है हम हॉरिजॉन्टल वाले में शो कर रहे हैं, और जो वर्टिकल वाली है उसमें दोनों शो कर रहे हैं, करंट वाली भी शो कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर वाली भी शो कर रहे हैं। तो इसीलिए कंपैरिजन जो है वो सिर्फ वर्टिकल में पॉसिबल है, करंट जो है जो हॉरिजॉन्टल वाली है उसमें पॉसिबल नहीं है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है डेफर्ड टैक्स का। अब आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से समझना है। वैसे तो आपके लेवल पे क्या है इतनी डिटेल में सीबीएसई नहीं जाएगा और ना ही आपके स्कूल वाले जाएंगे इतनी डिटेल में, क्योंकि जो है आपके करिकुलम में अभी तक क्या है टैक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो डेफर्ड टैक्स है वो एक टैक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए वो कभी भी इतने डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको क्या फिर भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, ताकि ऐसा कुछ अगर एग्जाम में आता है तो आपको एंट्री कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं वैसे ही बात समझाऊँ आसानी, अगर आसान तरीका कोई समझाऊँ तो उसमें ये है कि जैसे टैक्स होता है, क्या है टैक्स में होता क्या है, जितनी आपने इनकम कमाई उस इनकम में क्या होता है कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारी कंट्री का, वो जो है अलो करता है। जैसे माने चलिए मैंने अगर कोई इनकम कमाई, तो ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर है कि वो जो डिपार्टमेंट है मुझे अलाउड करेगा कि हाँ भाई ये भी इनकम में से आप ये खर्चे जो है माइनस कर लीजिए। अब ऐसे है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अलाउड का मतलब ये हुआ कि वो अलाउड क्यों करेगा, क्योंकि अगर उसने कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाई है डिपार्टमेंट ने कि आपको कौन कौन से खर्चे अलाउड है, तो होगा क्या कि इनकम जो है कभी बनेगी ही नहीं। कि मतलब हमारे जैसे जो लोग हैं वो फिर करेंगे क्या कि इनकम में सारे खर्चे जितने भी खर्चे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, इधर उधर के पड़ोसी में खर्चे, सब मतलब उसी में जोड़ देंगे कि ताकि हमारी जो इनकम है वो कभी इनकम रहे ही ना।
तो इनकम क्या हो जाएगा, फिर वो जीरो हो जाएगी या फिर माइनस में चली जाएगी, मतलब एक्सपेंस हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी जो लिस्ट है वो बता रखी है कि कौन कौन से जो एक्सपेंस है जो हम अलाउड करेंगे और कौन से एक्सपेंस जो हैं जो हम अलाउड नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो इनकम थी उस इनकम में से वो एक्सपेंसेस जो अलाउड एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, उसके बाद जो हमारा लास्ट में जो इनकम निकलेगी उस पर जो है इनकम टैक्स लगता है। जैसे मान के चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि मैं 30% आपसे टैक्स लूंगा, तो लास्ट में जो एक्सपेंसेस काटने के बाद जो भी आपका इनकम बचती है उस पर 30% जो है टैक्स लग जाएगा। अब डेफर्ड टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि होता क्या है, जो अकाउंटिंग होती है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो तरीका है इनकम निकालने का, दोनों डिफरेंट है। मतलब ये कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि खर्चे हम ये नहीं देखते कौन से अलाउड हैं, हम खर्चे वो देखते हैं जो हमें प्रेजेंटेशन के तरीके से हम कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे हम अकाउंट्स में जो प्रेजेंट करते हैं खर्चे के, जैसे P&L में डाल दिया, P&L में खर्चा डाल दिया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने इनकम डाल दी, उसमें जो लास्ट में नीचे जो हमारा बैलेंस आया वो या फिर तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो उस पर हम जो है इनकम टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम है वो अलग है और जो अकाउंट सिस्टम है वो अलग है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो अलाउड नहीं करते, लेकिन फिर भी हम जो है अकाउंट्स में उस इनकम में से वो खर्चे जो है माइनस करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है किस में, जो इनकम टैक्स निकाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से और जो इनकम टैक्स निकाला है हमने अकाउंट्स के हिसाब से, जो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। तो अब डेफर्ड टैक्स एसेट होता क्या, आप स्क्रीन पे एग्जांपल देखिए कि जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपनी XYZ व्हिच प्रोड्यूसेस मोबाइल फोन्स। द कंपनी XYZ assumes that the probability of mobile phones being sent for warranty repairs is 2%। मतलब ये कि कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वारंटी के लिए जो कंपनी के पास जो आएगा मोबाइल फ़ोन जो बेचे हैं उस कंपनी ने, उसके पास जो साल के अंदर जो है वापस आया करेंगे कंपनी के पास, वो आया करेंगे 2%। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जितनी भी सेल की है उसका 2% कंपनी को खर्चा मान के चलना पड़ेगा पहले से। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एज ए मतलब उन्होंने पहले फोरकास्ट कर लिया कि हम साल में इतना खर्चा तो हमें वारंटी का करना ही पड़ेगा। तो 2% जो है वारंटी रिपेयर जो है कंपनी मान के चल रही है हमारा खर्चा है। तो इफ XYZ रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 इज 10 लाख। तो अब जो अगर 10 लाख अगर कंपनी का रेवेन्यू है, देन द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी अराइजेज इन द कंपनी स्टेटमेंट एंड द टैक्स अथॉरिटी स्टेटमेंट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट का तरीका अलग होता है, अकाउंट्स में जो हम करते हैं वो अलग होता है। तो कंपनी की 10 लाख की जो है वो रेवेन्यू थी, जिसमें से 2% जो है कंपनी एज ए वारंटी के एक्सपेंडिचर जो है वो रिपेयर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं कंपनी के वो मान के चल रही है। तो 10 लाख अब अकाउंट्स के हिसाब से अगर हम पहले देखें तो अकाउंट्स के हिसाब से होगा क्या कि रेवेन्यू जो है वो 10 लाख है, 2% जो है वारंटी का एक्सपेंस है जो कंपनी मान के रिकॉग्नाइज कर रही है कि हमारा हर साल होता है। तो 10 लाख का 2% हुआ 20,000। तो उसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख रेवेन्यू में से जो एक्सपेंस हमारा कटा तो उसमें से हमारी जो इनकम जो आई वो आई, टैक्सेबल इनकम जो आई वो आई 9,80,000। अब इस एग्जाम्पल में क्या है 30% जो है इनकम टैक्स मान के चल रहे हैं। तो 9,80,000 पे जब हम इनकम टैक्स लगाएंगे तो टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा 2,94,000। तो ये तो हो गया हमारे अकाउंट्स के हिसाब से। तो अब अगर हम इनकम टैक्स के हिसाब से करें तो इनकम टैक्स में जैसे मैंने आपको बताया था कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स अलाउड नहीं करता है। जो अलाउड कौन से नहीं करेगा, अब आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो जो आपके हाथ में है वो कभी अलाउड नहीं करेगा। तो जो प्रोविजन बनाना है वो आपके हाथ में है। जैसे रिपेयर्स का जो है वो एक प्रोविजन था कि कंपनी मान के चलती है कि साल की स्टार्टिंग में साल के एंड तक हमारा जो है जो वारंटी का खर्चा हो वो 2% आता ही आता है। हो सकता है उससे एक्चुअल में उससे ज़्यादा भी आ जाए, उससे कम भी आ जाए, हो सकता है, लेकिन कंपनी के हाथ में है ये प्रोविजन बनाना। तो कंपनी ने 2% का प्रोविजन बनाया था, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो है अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स प्रोविजन कभी भी खर्चा नहीं मानती है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ टैक्स अथॉरिटी में रेवेन्यू जो 10 लाख रुपए दिखा रखा है और जो वारंटी एक्सपेंसेस वो 0 दिखा रखे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है इसे खर्चे के तौर पे। तो जो है 10 लाख जो है पूरा आपका टैक्सेबल इनकम आ गया। अब इस पे क्या है पूरा 30% जो है आपका 10 लाख का टैक्स लगा देंगे तो वो हो जाएगा 3 लाख। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा जो टैक्स पेबल जो अकाउंट्स के हिसाब से है वो तो है 2,94,000 और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से है वो है 3 लाख। तो इसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई। तो ये जो हो गया जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा जैसे 2,94,000 का और 3 लाख का मतलब 6,000 जो है वो जो है डेफर्ड टैक्स हो जाएगा। अब डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या होगा। अब जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल फिनिश कराता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। इन द एग्जांपल अबव द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बिटवीन द टू टैक्सेस पेबल इज द डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, द डेफर्ड टैक्स एसेट इन द केस ऑफ 3 लाख और 6,000। तो अब आपको इसने बताया एग्जाम्पल में कि जो है डेफर्ड टैक्स ये एसेट है। अब ये डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों है। डेफर्ड टैक्स एसेट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई खर्चा मतलब ऐसा टैक्स जितना भी आपने टैक्स पे किया वो टैक्स अगर फ्यूचर में जाने के बाद कम होने वाला है
कम होने का सेंस का मतलब कि जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमसे 3 लाख चार्ज कर लिए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो 2,94,000 बनता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 जो है हमारा हमारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा चला गया। तो जो ये 6,000 जो है जो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, जो फ्यूचर में जाके कम चार्ज करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि इस बार अभी उन्होंने ज़्यादा चार्ज कर लिया। तो इसीलिए क्या है वो 6,000 जो है डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। समझिए मेरी बात कि कोई भी ऐसा मतलब टैक्स जो आपने अभी ज़्यादा पे कर दिया है, जो फ्यूचर में जाके आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, तो वो है डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे 3 लाख जो है आपका बनता अकाउंट्स के साथ 2,94,000 था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 लाख उसे चार्ज किया है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्रा 6,000 जो चार्ज किया है, वो 6,000 जो है आपका डेफर्ड टैक्स बन जाएगा, क्योंकि वो इस बार एक्स्ट्रा था, जो फ्यूचर में आपको उसकी बेनिफिट मिलेगा, तो फ्यूचर में जो है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। वैसे ही उसका उल्टा जो है वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है। अब इस बार जो कम मतलब इस बार आपने ज़्यादा पे कर दिया और आगे जाके आपको फ़ायदा मिलेगा, तो वो था डेफर्ड टैक्स एसेट। वैसे ही क्या है, इस बार अगर आपने कम पे किया लेकिन बाद में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाके और पे करना पड़ेगा आपको, तब वो हो जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। जस्ट उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर सकते हैं आप। जैसे एसेट का मैंने बताया, क्या बताया कि आपने स्टार्टिंग में ज़्यादा पे कर दिया, बाद में जाकर वो कम पे करना पड़ेगा, तो वो हो गया डेफर्ड टैक्स एसेट। आपने अभी कम पे किया है, बाद में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो अब एग्जांपल देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द सेम कंपनी XYZ विच प्रोड्यूसेस मोबाइल फोन्स। द कंपनी XYZ assumes that a manufacturing machine that costs ₹60,000 will last for 3 years। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मशीन मतलब मशीनरी का एग्जांपल दिया था पहले कि उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वियर टियर होता है। वैसे ही ये एग्जांपल है कि 60,000 की हमारी मशीन थी, जिसकी जो लाइफ है वो 3 इयर्स थी। तो 3 इयर्स की थी, इसका मतलब ये हुआ कि जो 60,000 की हमारी मशीन थी वो 3 साल के अंदर अंदर पूरी खत्म हो जाएगी। पूरी खत्म होने के से मतलब है कि जैसे 60,000 है तो हर साल 60,000 को डिवाइड बाई 3 कीजिए, तो उससे होगा क्या कि हर साल का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब हर साल कितनी घसेगी मशीनरी। तो 60,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 जो है हर साल आपकी जो मशीनरी है वो वियर टियर होगी। तो 20,000 हर साल 20,000 से आपकी मशीन की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो इट पेज ए 30% टैक्स ऑन द प्रॉफिट्स। तो 30% टैक्स है प्रॉफिट्स में। हाउएवर रेगुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है विल टेक इनटू अकाउंट 20,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। जैसे मैंने आपको बताया 20,000 पर जो ईयर है वो डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। हेंस ईच ईयर इनकम इज रिड्यूस बाय 20,000 6,000 रिडक्शन इन टैक्स। अब ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता हूँ मैं कैसे। जैसे होता क्या है कि जैसे P&L बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या है, राइट साइड में जो है हमारी इनकम आती है और लेफ्ट साइड में जो है हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है उनका एक्सपेंस, वैसे तो ये हुआ नहीं, डेप्रिसिएशन कोई एक्सपेंस नहीं है, कंपनी के हाथों से कुछ नहीं गया, लेकिन कंपनी ऐसे मान के चलेगी कि कोई भी अगर आपकी अब जैसे मशीनरी है अगर आपकी और हर साल वो घस रही है, तो उस घसने की वजह से जो मशीनरी का जो लॉस हो रहा है, मशीनरी की वैल्यू जो घट रही है, उसका जो खर्चा है वो रिकॉग्नाइज करती है कंपनी। तो चाहे वो कंपनी के हाथों से कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जो मशीनरी की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे जो डिक्रीज आ रहा है हर साल यूज़ करने की वजह से, तो वो जो डिक्रीज होगा वो जो है एज ए एक्सपेंस जो है कंपनी P&L के अंदर डेबिट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में शो करती है। तो होता क्या है जैसे मैंने वो बताया कि इनकम जो होता है उस पर ही इनकम टैक्स लगता है। तो इनकम कब निकलती है कि टोटल हमारी राइट साइड का जो भी टोटल होगा उसमें लेफ्ट साइड के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो माइनस करते जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। अब जैसे अगर लेफ्ट साइड अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो उससे होगा क्या, आपका इनकम जो है कम होती जाएगी, और इनकम कम हुई तो आपका इनकम टैक्स भी कम हो जाएगा। तो अब इसमें क्या बताया है कि जो आपने 20,000 जो एज ए डेप्रिसिएशन आपने रिकॉग्नाइज किया लेफ्ट साइड के अंदर, तो जैसे ही वो 20,000 से डेबिट साइड जो है वो आपकी इंक्रीज होती है, तो जैसे जो कभी मान के चलिए जैसे क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड है, तो आपका जो खर्चा है जो डेप्रिसिएशन है वो जैसे ही इंक्रीज हुआ जो आपकी इनकम है वो कम रह जाएगी। तो इनकम जैसे ही कम होगी उस पर जो इनकम टैक्स लगे वो भी कम हो जाएगा। तो अब होगा क्या, देखो जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल इसमें दिख रहा है इनकम इज रिड्यूस बाय 20,000 कि आपने डेप्रिसिएशन लगाया तो 20,000 से आपकी इनकम घट गई। जैसे मान के चलिए ₹1,00,000 था आपका इनकम, लाख से अगर आपने अब इससे 20,000 डेप्रिसिएशन लगा दी तो 80,000 आ गई। अब 80,000 पे 30% जब आप लगाओगे तो वो कम आएगा कंपेरेटिवली अगर आप 1,00,000 पे अगर आप 30% लगाते। तो वैसे ये बता रहा है कि 6,000 जो है आपका टैक्स में रिडक्शन आ जाएगा। जैसे मेरा एग्जांपल लीजिए कि जैसे 1,00,000 आपकी इनकम थी तो आप उस पर 30% लगाते तो 30,000 रुपये टैक्स आता। वैसे ही अगर आपने 1,00,000 पे अब जो है 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो उसकी वजह से हुआ कि जो इनकम जो है वो 80,000 हो गई। 80,000 पे अगर आप 30% टैक्स लगाओगे तो हो गया 24,000।
तो 30,000 से 24,000 जो आपका इनकम टैक्स आ गया, तो जो 6,000 का जो डिफरेंस आया वो किसी वजह से है, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो हाउ एवर सपोज द टैक्स अकाउंटिंग अलोज, अब टैक्स अकाउंटिंग क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउ करता है इन सच ए वे दैट 30,000 इज द डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर, 20,000 इन द नेक्स्ट ईयर एंड 10,000 इन द थर्ड ईयर। तो अब क्या अकाउंटिंग के हिसाब से तो हमने क्या लगाया था कि जो 60,000 जो हमारी मशीनरी की वैल्यू थी वो हर साल 20-20 हज़ार रुपये करके खत्म होती जाएगी। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेगी, सेकंड ईयर में 20,000 मिलेगी, लास्ट ईयर में 10,000 मिलेगी, हो तो वो भी 60,000 गई। लेकिन जो उनका जो लगाने का तरीका है वो प्रोपोर्शनेट अलग है, कि मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में 30,000 रुपये जो है डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो अब उससे होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा जो इनकम है वो कम होती जाएगी, और उस हिसाब से क्या है जो इनकम टैक्स जो है वो भी कम होता जाएगा। तो अब हुआ क्या कि टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्होंने डेप्रिसिएशन जो रिकॉग्नाइज किया वो ज़्यादा किया, 30,000 किया, और जो हम रिकॉग्नाइज कर रहे थे वो किया था 20,000। इसका मतलब ये कि उन्होंने 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज किया। तो जो हमने जो 10,000 जो है वो जो एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज किया उस पे जो है आप 30% लगा के देखिए। जैसे मैंने वो क्या बताया था कि डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का जो टैक्स होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो टैक्स होता है उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा डेफर्ड टैक्स। तो आप एग्जाम्पल को एक बार छोड़िए, एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हैं, मैं और ही आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे 30,000 जो था स्टार्टिंग ईयर में, 30,000 जो है डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माना, और हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से 20,000 जो है डेप्रिसिएशन माना। तो हुआ क्या कि हमारी जो 1,00,000 ही मान के चलिए जो है एग्जांपल, वो जो पुराने वाला मेरा एग्जांपल था कि 1,00,000 पे मैंने 20,000 जो है डेप्रिसिएशन लगाया, तो मेरे जो इनकम जो आई वो 80,000 आई। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या हुआ कि 1,00,000 पे उन्होंने 30,000 जो है डेप्रिसिएशन लगाया, तो उससे हुआ क्या 70,000 गई। तो हुआ क्या, मेरे हिसाब से जो इनकम थी, टैक्सेबल इनकम थी वो थी 80,000, और टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो टैक्सेबल इनकम थी वो थी 70,000। तो इसका मतलब ये हो कि 10,000 से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कम कर दिया, मतलब 10,000 से उन्होंने इनकम कम कर दी। अब होगा क्या कि वैसे तो आप देख रहे होंगे कि बाद में उन्होंने कहा कि 20,000 होगा, फिर 10,000 होगा, तो बाद में तो क्या है मेरा ज़्यादा आने वाला है, जो इनकम है मेरी ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि मैंने तो हर साल 20,000 लिया, लास्ट वाले में जैसे मैंने 20,000 लिया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10,000 लिया है। तो लास्ट में तो क्या होगा कि मेरा जो है ज़्यादा आने वाला है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, और मेरे हिसाब से कम आने वाला है। तो लेकिन इस बार जो है जो करंट ईयर की अगर मैं बात करूँ उसमें जो है मेरा इनकम टैक्स कम हो गया, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है ज़्यादा एक्सपेंस मान लिया। तो जो 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है इनकम में, उस पर अगर आप 30% के हिसाब से टैक्स लगाओगे तो जो 3,000 जो है वो बनता है आपका इनकम टैक्स, जो मैंने बचा लिया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो करंट ईयर में अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो मैंने कम दिया है और फ्यूचर में ज़्यादा देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया कि थर्ड ईयर में को ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो मतलब कम होने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, लेकिन मैंने ज़्यादा कर रखा है। तो उसमें क्या होगा कि जो फ्यूचर में जो मेरे को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा आज कम देने की वजह से, तो वो हो जाएगा मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो जैसे अब देखो हमने यहाँ तक पढ़ा था, हाउ एवर सपोज द टैक्स अकाउंटिंग अलोज डेप्रिसिएशन इन सच ए वे दैट जो 30,000 है वो इस डेप्रिसिएशन है ऑन द फर्स्ट ईयर में, 20,000 सेकंड ईयर में, 10,000 थर्ड ईयर में। सो फॉर द फर्स्ट ईयर द कंपनी कैन क्लेम 30,000 डेप्रिसिएशन एंड गेट ए टैक्स बेनिफिट ऑफ 9,000। तो 9,000 टैक्स बेनिफिट अगर मतलब हुआ कि 30% था ना टैक्स जो आपका रेट था, तो 30,000 का अगर आपको डेप्रिसिएशन का दे दिया, अगर टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको अलाउ कर दिया 30,000 का, तो उस पर 30,000 का 30% करोगे तो वो 9,000 आ गया। तो उन्होंने आपको अलाउड कर दिया कि आप 30,000 की जो है इस बार एक्सपेंस ले सकते हो। तो ऑल्दो इन डूइंग सो इट क्रिएट्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ, अब टैक्स लायबिलिटी जो है वो क्या कर देंगे कि 9,000 जो है वो होती थी, अब मेरे हिसाब से तो 6,000 ही होती थी, क्योंकि मैंने 20,000 का डेप्रिसिएशन माना था पहले। तो उन्होंने 9,000 का मेरे को टैक्स दे दिया। तो उसमें हुआ क्या, जो 3,000 का जो मेरा कम गया, जैसे टैक्स दैट द कंपनी शुड हैव पेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग के बेसिस से जो मुझे पे करना चाहिए था वो, और द टैक्स दैट इट एक्चुअली पेड, और जितना टैक्स मैंने एक्चुअली में पे किया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो है वो 3,000 आया। तो वो जो 3,000 है वो मेरी टैक्स लायबिलिटी बन गई। टैक्स लायबिलिटी क्यों बनी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बनता तो जब था ज़्यादा, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट ने क्योंकि मुझे बेनिफिट दे दिया इस साल में, जो कि वो अगले आने वाले सालों में रिकवर करेगी, तो उसकी वजह से जो मुझे फ़ायदा मिला, जो मुझे आगे जाके पे करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। टैक्स डेफर्ड टैक्स एसेट में क्या था कि कोई भी ऐसा खर्चा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले वसूल कर लिया, जो कि मुझे देना चाहिए था, बाद में देना चाहिए था, आने वाले सालों में जो मैं धीरे धीरे करके उनको पे करता, जो उन्होंने इस साल में ही एक्स्ट्रा मुझसे चार्ज कर लिया, तो
तो वो हो गया मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट। और जो खर्चा मुझे उनको आज देना चाहिए था और आगे वाले टाइम में कम देना चाहिए था, तो वो हो गया टैक्स लायबिलिटी। कैसे कि इस साल उन्होंने मुझसे ज़्यादा चार्ज नहीं किया, एसेट्स में क्या था, उन्होंने मुझसे ज़्यादा चार्ज किया, तो वो मेरे से ज़्यादा चार्ज करने की वजह से क्या हुआ कि आगे आने वाले टाइम में मुझे कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही वो ज़्यादा ले गए मेरे से, इसलिए वो हो गया डेफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या हुआ कि आज वो मुझसे कम लेके गए, जो कि वो मुझसे आने वाले सालों में ज़्यादा लेंगे, तो वो होगी मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि मेरी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो आने वाले सालों में मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए वो होगी मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरी एकदम डिटेल में समझाने की सारी चीज़ें। फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई आपको लग रहा होगा कि मुझे समझ नहीं आई, अगर कुछ भी लग रहा है आपको देखने के बाद, तो आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी किए बिना आप ये जो है थोड़ा डिटेल का टॉपिक है ये समझ नहीं पाओगे आप। तो फिर भी अगर आपको सेल्फ स्टडी करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट रह गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।